अब प्रश्न है बाबूआ कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण बनता हो वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड और Ag सिल्वर नाइट्रेट, यानी तो अब यहाँ पर ये बनेगा तो AgCl, और इसका पहचानने का तरीका होता है कि नीचे में एक चिन्ह होता है, ठीक है, तीर का चिन्ह नीचे में प्लस NaNO3। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए देखते हैं उदासीनी। अब इसके बाद है देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए लवण अम्ल हो गया HCl, ठीक है, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार दोनों मिला तो देखिए Na और ये Cl दोनों मिला यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या बन गया? लवण। लवण का मतलब क्या हो गया? नमक, ठीक है। और इसके बाद ये देखिएगा HO2 माने दूगो H है, एगो H दूगो और एगो O यानी H2O दोनों मिलकर यानी तो ये क्या बनता है? जल। H2O का सूत्र क्या होता है? जल का। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हम लोग अगला चैप्टर में अम्ल और क्षार के बारे में और उदासीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जल का जल उदासीन होता है क्योंकि उसका pH मान 7 होता है, ना कम होता है ना बेग। 7 से कम वाले को हम लोग अम्ल बोलते हैं और 7 से अधिक वाले को हम लोग क्षार बोलते हैं। तो ये अम्ल और क्षार चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का दिया है तो इसके बाद हम आपको बता दिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम लोग को पढ़ना है आगे में अब पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या लाभ है। रासायनिक समीकरण से हमें लाभ माने क्या क्या लाभ है उसके बारे में जानना है। आइए जानते हैं। अब देखिए है कि रासायनिक समीकरण से लाभ। देखिए रासायनिक समीकरण से लाभ, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग को लिखने के लिए ज़्यादा पेज लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखा गया है कि इसके लाभ का है, मतलब कि ये विश्व स्तर पर इसको उपयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसको लाभ में पूछा है तो समय एवं कागज दोनों की बचत है। जैसे मान लो कि अतने है लिखनी जाए, एच लिखनी जाए तो मतलब हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक बा। क्लोरीन, अब ये हाइड्रोजन लिखा जाए ऐसे हाइड्रोजन ना, क्लोरीन क्लोरीन है। तो इतना लिखने में टाइम लग रहा है, इतना कागज भी लगेगा तो समय की बर्बादी होगी। तो इसके चलते यही चीज लिखा गया है कि इसे लाभ क्या है कि समय एवं कागज दोनों की बचत है, ठीक है। आप कॉपी पर लिख रहे हैं डायरेक्ट ये लिख दिए H2+Cl, तो ये कब आप इसको जानते हैं तब ना आज समझ रहे हैं कि अच्छा सर जी H लिख रहे बड़े हैं, H के मतलब भाई क्या होला? हाइड्रोजन होला। अच्छा सर जी Cl लिख रहे बड़े हैं तो क्लोरीन। तो ये आप पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी हो चुकी है तब ना। तो ये पूरा विश्व इसका यूज करता है। दूसरा अभिकारक और प्रतिफल परमाणु के अणु का द्रव्यमान के बारे में जैसे हम लोगों ने संतुलित करने के लिए सिखाए थे। जैसे यहाँ पर ये संतुलित है, जितना H अगर मान के चला कि संतुलन में ये बात आप लोग से पूछेंगे हम कि बताओ H कितना तो 2, बोलेगे Cl कितना तो 2, आई इधर H तो H कितना तो कहिएगा सर जी 2 के गुणांक है तो H दू बा Cl दू बा ना, तो ये दोनों का बा बराबर की ओर बा, तो ये का बा संतुलित बा। या संतुलित करने के लिए भी सिखाए हैं कि अगर इधर ये दिया रहता खाली कि H2 और प्लस Cl आए तो अब इधर भाई दिया रहता कि HCl, तब कैसे संतुलन होगा? तो भाई पहले से हमने के जानकारी बा कि हई 2 बा, हई कितना बा 2 बा, अब हेने H जौन 1 बा, हेजा Cl जौन बा वो 1 बा ना है। तो इसको संतुलन तो यहाँ आप कितना से 2 से गुना करते नहीं, तो इसके चलते थे ये लिखने में तो ये क्या है पेज का बचत है इसे हम लोग का। अब कह रहा है कि विश्व स्तर पर सभी लोग समझने में आसानी होता है, माने विश्व स्तर पर इसको समझने में भी आसानी होता है। हतना लिखे से बनिया बा के हाइड्रोजन क्लोरीन लिखे से बनिया बा कि H लिख देनी है जल्दी समझ भी गई ना।
तो इसके चलते तो ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये है कि रासायनिक समीकरण से अधिक उपयोग बनाना। देखिए रासायनिक समीकरण अवस्था, पदार्थ की अवस्था की जानकारी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जिसे अवस्था, जिसे एस जहां है तो इसका मतलब समझिएगा कि ये ठोस के लिए आपको दर्शा रहा है। जहां एल से दर्शाया रहेगा ये द्रव से दर्शाया रहेगा। जहां जी का मतलब समझिएगा कि ये गैस की बात कर रहा है, और ए क्यू मतलब जहां समझिएगा तो यहाँ जलीय विलयन है। अब देखा गैसों का उत्सर्जन, तो गैसों के उत्सर्जन में अगर ऊपर की ओर तीर देले रही तो समझिए कि गैस के उत्सर्जन के बात करता। और क्षेपण की अगर बात करी तो जहां तीर के निशान नीचे में दिया रहेगा तो समझिएगा कि यह क्षेपण का बात करता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। इसके आगे अब हम लोग चलेंगे। देखिएगा भोजन दुर्गंधित कैसे होता है, एकरे के विकृत गंधित किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन का होता है, ठीक है ना। तो भोजन हमनी के बासी, हमनी के जौन भोजन हो जाला, जौन खराब हो जाला, ओकरे के भोजन के हमनी के दुर्गंधित भोजन कहले जा, चाहे खराब, सिंपल भोजपुरी भाषा में कहो ओकरा के खराब कहल जाला ना। तो काहे होला भाई, तो यहाँ पर लिखा गया है आपको कि भोजन के उपस्थिति वसा और तेल के ऑक्सीजन से भोजन का दुर्गंधित कर देता है। का भाई खराब करला, वसा खराब करला, तेल खराब करला, और ऑक्सीजन ना, बाहरी ऑक्सीजन मतलब कि वातावरण में घुल मिल जाता है, इसके चलते वो खराब होता है। हमनी घरे काज होला, हाँ, आ सुबेर भइला तनी देखिए लोग तो आलू दमाओ कैसा सेंट मारेला ना हो, हाँ? उसके बाद देखिएगा आते हैं तो ये भोजन के खराब होके के समझ गए कि अगर ये आपसे एक प्रश्न पूछेगा तो आप सिंपल में लिख सकते हैं कि भोजन में उपस्थिति वसा एवं तेल का ऑक्सीजन में से भोजनों का दुर्गंधित कर देता है। मतलब कौन कौन दुर्गंधित करता है, तो इसमें कई गो पॉइंट याद करना है। वसा, तेल, ऑक्सीजन, ये तीनों के मिलन होला तभी भोजन खराब होला ना, ठीक है। माने बाहरी हवा, अगर अंदर से उसमें दूसरा कोई हवा अगर प्रवेश ना करेगा तो उसमें हम लोग का वो भोजन खराब ना होगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग कुरकुरे खाते हैं, उस कुरकुरे को देखिएगा आता सा डब्बा रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। अगर कोनो कोनो जौन आवेला कुरकुरा वाला, ओमे कोनो में हवा लगा रहेला, हवा लगा रहेला तो ओकर गैसवा निकल रहेला, तो उसका अगर खाइएगा तो लुरू लुरू लगता है और खराब वैसा स्वाद नहीं देता है। इसका मतलब क्या है, वो खराब हो गया है। और उसमें दूसरा हवा मतलब कि बाहरी वातावरण ऑक्सीजन उसमें प्रवेश कर गया है। इसके चलते आपके जो घर में खाना बनती है, वो घर में खाना बनती है, अगर उसको आप सुरक्षित रखना है तो भाई फ्रिज में रख दो सीधे सीधी ना, ओकरा के ऐसन बर्तन में रख कि जौन बाहरी वातावरण से ना ओकर हवा जाए तो वो सुरक्षित रह सकता, वो खराब ना हो। वही ले नहीं, हम आपको बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बॉडी को हम लोग क्यों बर्फ में रखते हैं, क्योंकि उसका बॉडी दुर्गंध मत दे, खराब ना हो ना, उसको ठंडा रखेगा। तो इसी प्रकार से ये भोजन हम लोग का है। तो फ्रिज में भोजन रखने पर क्या होता है, उसमें बाहरी वातावरण नहीं जाता है और उसमें उसको ठंडा रखता है। तो नीचे यही कहते लिखवा दो कि भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने का उपाय क्या है, माने कैसे करके बचावल जा सकता। माने भोजन खराब ना हो, हमने के सेव ले जिले जाता फ्रिज में रख तनी जा ना, चाहे बनिया चाहिए घरे पनीर उनीर तनी बनेला तो के फ्रिज में रख दिले जाके तो कल सुबह हम खाए लेके रही ना, हाँ। तो उसके लिए तो यही लिखे हैं कि भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाया जा सकता है, इसका उपाय बताइए। तो पहला नंबर है कि इसमें फ्रिज में रख दीजिए। दूसरा है कि वैसा बर्तन में रखिए जिसमें बाहरी वातावरण माने हवा ऑक्सीजन प्रवेश ना कर सके। तो वही तो ये सिंपल सा बात है, क्या आप लोग का याद नहीं रहेगा, तो ये लिखे हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखकर, वायु विरोधित बर्तन में रखकर, मतलब कि ऐसा बर्तन के जो ना में ऑक्सीजन पारे ना कर सके ना, बाहरी जौन ऑक्सीजन ना जा सके,
उसके बाद लिखे हैं कि भोजन में एंटी ओसिटेट मिलाकर, मतलब कि कुछ ऐसी दवा आती है जो उसको मिलाकर रखा जाता है कि भोजन खराब ना होता है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग मिलाकर भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या दोनों बातें हम लोग की पूरी बढ़िया से जानकारी हो गई? ठीक है, अब आप लोग से पूछेगा वो क्वेश्चन, हम आप लोग से पूछते हैं। बताइए, आपके घरे हम पार्ले जी बिस्कुट ले गए, पार्ले जी में कौन गैस रहेगा? जितना फूड वाला पदार्थ आता है, फूड पदार्थ जो खाने पीने वाला डायरेक्ट पॉकेट वाला, उस सब में गैस भरी रहती है। अगर गैस नाइट्रोजन गैस ना रहेगा तो खराब हो जाएगा। समझे? देखिए कोनो कोनो बिस्कुटों में हवा लगता है तो कैसा लगता है? महा बेकार। पाव रोटी आता है, महा बेकार लगता है नहीं। तो इसके बाद अब यहाँ पर ये दोनों बातें हम लोग बढ़िया से जान गए। अब आपसे पूछेंगे कि भोजन कैसे खराब होता है, तो आप बता दीजिएगा कि भाई भोजन सर जी वासा चाहे तेल और बाहरी ऑक्सीजन को मिलने से भोजन हम लोग का खराब हो जाता है। चाहे सुबह का भोजन बनाया हुआ रात में खराब हो जाता है। लेकिन एगो बात कहल बा कि बासी रोटी खाइएगा तब पहलवान बनिएगा। बासी रोटी आदि इंसान को मजबूत बनाता है, इतना जान लीजिएगा। बासी रोटी खाने से, हम लोग बच्चे थे तो बासी रोटी खाते थे भाई। कैसे भाई? तो तेल और नीमक एके में लपेट के और के मोर के मम्मी लोग देती थी, लोग आराम से उसको खाते थे। समझे बात? तो बासी रोटी खइया लोग, ऐसा बात नहीं है। बासी रोटी कोनो खराब चीज है, बासी रोटी शरीर को मजबूत बनाता है। आइए इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दहन। दहन किस पदार्थ की, दहन मतलब किसे कहते हैं? दहन का मतलब होता है कि ज्वलनशील पदार्थ, जले वाला। हम कही नो कि जले खाती का चीज चाहिए, तो मात्र दो पदार्थ होना चाहिए, माने दो चीज चाहिए। एक ऑक्सीजन होना चाहिए और एक कार्बन होना चाहिए। दो चीज रहेगा तभी कोनो पदार्थ जल सकता है, नहीं तो नहीं जलेगा। आपका बॉडी भी, शरीर भी नहीं, जो मृत शरीर होता है ना, वो भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो जलन तो वही है दहन। दहन का मतलब उष्मा के अंतर्गत, यही चीज लिखा है कि दहन किसे कहते हैं, पॉइंट में डाल दिए खाली दहन। तो किसी पदार्थ को आयु की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है। क्यों पदार्थ का बताओ, करे खाते याद करे खाते कुछ सोचे के बा का बोले के बा एक बे कि सर जी कोई भी पदार्थ को वायु में जलना दहन कहलाता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं याद रहेगा? अब आपसे पूछेंगे कि दहन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा सर जी किसी भी पदार्थ को वायु में जलना दहन कहलाएगा। ज्यादा इन्हें उन्हें मोड़ समोड़ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल में याद रखिए। क्या है, आपको समझ में आ रही है? चलेंगे आगे। अब आते हैं, देखिएगा एगो पदार्थ है। अब पदार्थ पहले ही बताइए आप लोग कि यहाँ पर पदार्थ पहले पढ़ा है ना। चलिए पदार्थ देखिए, अब ये पदार्थ में ज्वलनशील दो प्रकार के होता है। एक दहनशील जो ना के ज्वलनशील कहा जाला, आ एगो अज्वलनशील जो ना के अदहनशील कहा जाला। अदहनशील का मतलब होता है कि जो पदार्थ जलने पर न, जलाने पर न जले। कोई आपसे पूछेगा कि अदहनशील का मतलब का, तो वैसा पदार्थ जो जलाने पर ना जल सके। ज्वलनशील पदार्थ का मतलब का, जो पदार्थ आसानी से जल सके ना। अब देखिएगा यहाँ पर लिखे हैं दहन के आवश्यकता शर्त, माने दहन के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, मतलब कि जलने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत है। सिंपल सा बात समझिएगा, दहन का मतलब नहीं समझ रहे हैं लेकिन जलने का समझ रहे हैं ना। तो दहन के मतलब जले वाला। तो अब कहा था कि जलावे खातिर, सिंपल बात में समझिए कि जलावे खातिर का चाहिए ना। तो जलावे खातिर हमनी के घर में का उपाय कर ले जा, सिंपल पहले बता लो। लकड़ी उपाय कर ले जा, गोईठा उपाय कर ले जा ना, बोलो। तो वही चीज तो यहाँ पर लिखा गया है कि दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। पहला नंबर ऑक्सीजन भाई चाहिए, बिना ऑक्सीजन ना रही तो सलाई के कतनो ढिबरी बारते रह जाइएगा, ये ना जलेगा। ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा, उतने जान लीजिएगा। जो सलाई पर बताइए कौन सा फास्फोरस रहता है? रेड फास्फोरस रहता है ना, जो ना कि हमने के लाल फास्फोरस बोले जा। ठीक बा? तो वही कहा था कि ऑक्सीजन ज्वलन ताप को पहुंचने का साधन होना चाहिए। मतलब कि जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया,
कोई भी पदार्थ हो गया जो हम लोग के घरे गैस जो खाना बनता है ना, यहाँ तक कि वो भी कब जलेगा, जब ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा तभी। ऑक्सीजन ना रहेगा तो वो ना जलेगा, कार्बन ना रहेगा तो ना जलेगा। ठीक है, ये तो चीज हम आप लोग को ज्योग्राफी में भी पढ़ाए थे। ठीक है, इसके बाद है अब कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है हम लोग का कि ज्वलन ताप केकरा कहल जाए ना। तो देखिए ज्वलन ताप जिस न्यूनतम पर कोई पदार्थ जलने लगता है, मतलब कि जिसे न्यूनतम पर कोई पदार्थ जलने लगता है और उस न्यूनतम ताप को, उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप कहते हैं। अब है कि ज्वाला क्या है, तो ज्वाला बिना जलाए जो जलता है उसी को ज्वाला बोलते हैं। जो नाम है से कोयला, आप लोग जानते हैं ना कि जो हम लोग के झारखंड राज्य में है, आज वो कोयला में कई बरिस से आग लागल बा, लेकिन आज तक वो आग बुझल नहीं थे ना। तो वो करेंगे तक कोयला, तो ये प्रश्न पूछता है कि कौन सा पदार्थ है कि जो बिना जलाए जलता है, तो याद रखिएगा कोयला। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि अब की बार देते ना। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया, और 2-3 क्वेश्चन इसमें के बचल है जो हम आपको लिखवा देते हैं। केमिस्ट्री समाप्त। अब हम लोग का आगे टेस्ट होगा ना। ठीक है, देखिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यहाँ पर यही चीज हमने बताया कि इसके चलते प्रभावित किया जाता है कि वो खराब ना होके, जो फूड आती है वो खराब ना होगा। तो वहां पर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री वायु से ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित, उपचयित के मतलब खराब होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंधी हो जाते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही सक्रिय गैस है। नाइट्रोजन एक कैसा गैस है, सक्रिय गैस है, याद रहेगा। इसके बाद अगला है कि श्वसन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें देखिए खाली यहाँ पर लिखेगा अभिक्रिया है, डबल लिखा गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकालती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ है मैग्नीशियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेंग भाल एक सरेस होता है, कागज होता है, आप लोग देखे होंगे पंचर उंचर के दुकान पर रगड़ता ना, कागज से साफ किया जाता है। ये हम लोग का हो गया टोटल प्रश्न उत्तर। अब है ऑब्जेक्टिव। चलिए भाई ऑब्जेक्टिव भी लिखवा लेते हैं और कल आप लोग का टेस्ट होगा।